हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कल्स यानी कि वृत्त। ठीक है, क्लास 9th का बेटा चैप्टर 9 है ये, और इसमें मैं पूरी इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से आपको। ठीक है, तो इसमें मैंने देखो लिख भी दिया है जो भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे ना सर्कल के, जो 9th क्लास के लिए ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, वो सारी बातें मैं बता दूंगा आपको। और इस कॉन्सेप्ट को यदि अच्छी तरह से आपने समझ लिया तो मैं कहता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल हैं आप आसानी से समझ के कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सारा सारा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि पहली चीज़ क्या कह रहा है, ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखो लिखा हुआ है अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, सर्कल जो ऑल पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ कि बेटा ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और समान दूरी पे आप पॉइंट ले लो, बिल्कुल समान समान दूरी पे। ठीक है, इस तरह से, और इस समान दूरी से यदि आप ऐसे करके फिक्स पॉइंट से कंपास को रखोगे तो ये आपका ऐसे करके सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो ये, तो कहने का मतलब देखो ये सेंटर है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट, इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारा एक सर्कल बन जाता है। तो ये इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं बेटा, अनगिनत। बस ये ध्यान रखना है आपको कि सर्कल क्या है, उन कलेक्शन वो ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पे होते हैं, और इन्हीं इस लाइन को बेटा हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये सब रेडियस जो है फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पे होती हैं। क्लियर होगी बात ये अच्छी तरह से? ठीक है, और बाकी बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, भाई रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ये तो पता ही होंगी। ठीक है ना, ये बात तो आपको समझ में आ गई। दूसरी बात क्या कह रहा है, देखो दूसरे में कह रहा है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब मान लो जैसे मैंने कहा कि बेटा ये सर्कल है, ठीक है, इक्वल कोड्स, तो कोड्स तो पता ही है ना आपको, जैसे देखो ये इस तरह से आप लाइन खींच देते हो, ठीक है, तो ये हमारे इसको कोड कहते हैं हम। ठीक है, अब अगर मान लो चलो इस कोड के हम नाम दे देते हैं, चलो ए बी, और इसका नाम दे दिया मैंने सी डी। ये इसमें कह भी रहा है कि यदि मान लो यदि ए बी बराबर है सी डी के, यानी कि हमारा कोड्स इक्वल है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेंटर हमारा। तो कह तो रहा है ये इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कोड होंगे तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है ना, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। यदि कोड इक्वल होगी तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। तो यदि ए बी बराबर है सी डी, तो देन एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब बात करते हैं बेटा तीसरे पॉइंट की। बस इन्हीं सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपको याद रखना है। अब अगली बात देखो क्या है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाई टू कोड्स, ठीक है, ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कोड्स आर इक्वल। इसी का कन्वर्स लगा लो, क्या लिखा है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाई टू कोड्स। ठीक है ना, अब अगर मान लो जैसे मैंने, चलो सर्कल बना लेते हैं पहले हम। ठीक है, ये सर्कल हमारा कह रहा है कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाई टू कोड्स, ठीक है, ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अगर मान लो दो कोड है, चलो मैं यहाँ पर कोड, यहाँ पर देखो कोड तो आपको पता ही है, जैसे चलो देखो मैं यहाँ पर ये कोड खींच दी, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा इसको ए और बी है, और एक कोड मैंने ये खींच दिया, इसका नाम है सी डी। वही बात है, इसी का कन्वर्स, और ये सेंटर है। चलो इसको मैं पहली डायग्राम इसी तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, ये लो जी। अब क्या कह रहा है, यदि यदि इफ द एंगल सबटेंडेड बाई टू कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, सेंटर पे कोड के द्वारा यदि एंगल सेंटर पे जो बन रहे हैं यदि वो इक्वल है, तो यदि इफ एंगल ए ओ बी, इसी का उल्टा बस समझ लो सी ओ डी, यदि सेंटर पे कोड के द्वारा जो एंगल बन रहे हैं यदि वो इक्वल है, तो इसका मतलब जो है हमारा कोड्स इक्वल होगा। बात समझ भाई? तो ये सेकंड का ही कन्वर्स था, बात याद रखना ये। ठीक है, सेकंड का ही कन्वर्स था। सेकंड में क्या पढ़ा आपने, इक्वल कोड होगी तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। इसमें दे रखा है यदि कोड के द्वारा जो है सेंटर पे इक्वल एंगल बन रहा है तो कोड्स हमारी इक्वल होगी। अब देखो बेटा फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या हमारा, क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले देखो सब में आपको सर्कल तो बनाना ही है आपको, देखो ठीक है, जैसे देखो आप ये सर्कल है, ठीक है, और ये मैंने सेंटर बना दिया इसका। ठीक है, ये सेंटर हमारा क्या कह रहा है, ये द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड। चलो यहाँ पर कोड बना देते हैं और इसका नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, ए बी हो गया। अभी कह रहा है सेंटर से ना आपका परपेंडिकुलर आ रहा है कोड के ऊपर, तो सेंटर से
या चलो वो दे देते हैं, सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी कि चलो इस पॉइंट को कह दिया सी। तो यहाँ देखो इससे इसको समझो आप, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ये कह रहा है कि यदि ओ सी परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर, यदि कोड के ऊपर सेंटर से कोई लाइन आ रही है वो है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ए सी बराबर है बी सी होगा, यानी कि ए सी और बी सी हमारा बराबर होगा। क्लियर होगी बात, ये समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है ना। यानी कि सेंटर से जो लाइन परपेंडिकुलर आएगी वो कोड को बाइसेक्ट करती है, सेंटर से जो लाइन परपेंडिकुलर आएगी वो कोड को बाइसेक्ट करती है। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लिया ना तो सवालों में तो ये जरूर आपके यूज होते हैं, सारे अच्छी तरह से सवालों को भी कर सकते हो। पांचवा कॉन्सेप्ट देखो क्या कह रहा है, पांचवी बात कह रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड। वही बात यहाँ पर है, देखो आप इसी का कन्वर्स लगा लो आप। अब देखो ये सेंटर है, ठीक है, ये चलो हम कोड बना देते हैं, ए बी लिख देते हैं। अच्छा चलो जी अब पढ़ेंगे ज़रा, अब ये चलो इसको फिर दोबारा से बना देते हैं एक बार। अब क्या कह रहा है देखो, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड। अब ये परपेंडिकुलर नहीं कह रहा, अब ये कह रहा है कि एक लाइन जो है ओ सी जो लाइन जो आ रही है, ठीक है ना, ठीक है, ओ सी जो लाइन आ रही है और वो क्या कर रहा है, कोड को बाइसेक्ट कर दी है। तो यदि इफ़ ए सी बराबर है बी सी, सेंटर से एक लाइन आई जिसने कोड को बाइसेक्ट कर दिया तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। ये इसी का उल्टा समझ लो, यानी कि इसी का कन्वर्स है। तो देन ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, यानी कि ये फोर्थ का कन्वर्स हो गया। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, ठीक है ना। चलो जी अब 6 बात, यानी कि 6 पॉइंट पे चलते हैं। अभी कह रहा है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। वही चीज़ देखो आप, ये बारीकियां बेटा सारी चीज़ें यदि आपने समझ ली तो मैं कहता हूं कि आराम से सवालों को कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले हमने इक्वल कोड बना दिया, ये देखो इसका नाम दे देते हैं ए बी और ये हमारा सी डी। मैंने कहा कि यदि ए बी सी डी के इक्वल है, ठीक है, तो यदि सर्कल पे आप इक्वल कोड बनाओगे ना तो हमेशा याद रखना कि वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। तो जैसे कि जितनी दूरी इसकी होगी उतनी ही दूरी इसकी होगी, ठीक है ना। तो डी, चलो इस पॉइंट को मैंने एफ ई मान लिया, इसको एफ मान लिया। तो यदि ए बी बराबर है सी डी के होगा तो इसका मतलब है कि ओ ई बराबर है ओ एफ होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से। अब देखो बेटा अगली बात क्या है, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्या कह रहा है, सर्कल बनाया हमने, ठीक है, अब कह रहा है ये सेंटर है हमारा, ठीक है, ये कोड हमने बना दिया है ए बी और एक कोड हमने बना दिया सी डी, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोड्स सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, चलो अब यहाँ पर लाइन खींच दी हमने, इसको बोल दिया हमने ई एफ। तो मैंने कहा यदि ओ ई बराबर है ओ एफ के हो, यदि ओ ई ओ एफ के बराबर हो, यानी कि कोड्स यदि इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, समान दूरी पे होंगे, तो इसका मतलब वो कोड इक्वल होंगे। तो देन ए बी बराबर है सी डी के होगा। तो ये 6 का ही कन्वर्स हो गया एक तरह से, ठीक है। बात समझ में आई। मैंने क्या कहा, यदि कोड्स आपने ड्रॉ किए और वो सेंटर से इक्वल दूरी पे हैं तो इसका मतलब कोड्स इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब देखो 8 में 8वां कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हमारा, इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। चलो सर्कल पहले बना लेते हैं। अब क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है भाई दो आर्क जो है ना सर्कल की कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट मतलब वही समझ लो बराबर है, ठीक है ना, एक समान। कॉन्ग्रेंट का चैप्टर तो आपने पढ़ा ही होगा। देखो ये हमारी आर्क है, चलो हमने बोला ए बी और एक आर्क मैंने ये ले ली, यार इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, सी डी। तो देखो यहाँ पर मैंने कहा यदि ए बी ये आर्क है, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट है एक तरह से, ठीक, किसके, सी डी के। इक्वल समझो चाहे कॉन्ग्रेंट समझो, बात एक ही है। यदि दो आर्क हमारी कॉन्ग्रेंट हैं तो देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। तो यानी कि इनका जो कोरस्पॉन्डिंग कोड्स होगा हमारा, इस आर्क से इधर हमने देखो ये कोड्स बनाया हमने, ये इक्वल होगा। तो देन ए बी बराबर है सी डी होगा। क्या बताया मैंने आपको, यदि हमारी दो आर्क कॉन्ग्रेंट होंगी या दो आर्क हमारी इक्वल होंगी तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कोड्स इक्वल होंगे। और फिर कन्वर्सली उल्टा ये भी कह रहा है कि यदि दो कोड्स इक्वल होंगी, दूसरी बात भी सुन लो, यदि ए बी बराबर है सी डी होगा,
यदि हमारा देखो लिखा हुआ है कन्वर्सली इफ़ टू कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यदि दो कोर्स इक्वल होंगे तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क जो हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी, चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, ठीक है। तो देन ए बी और सी डी के हमारे बराबर होगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होगी। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब 9th में क्या कह रहा है, देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल सेपरेट इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब वही चीज़ है, अब देखो ये हमने बनाया भाई सर्कल, ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दो हमने कॉन्ग्रुएंट आर्क बना ली, ठीक, इसका नाम दे दिया हमने ए बी और एक हमने दे दिया सी डी, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख दिया यदि ए बी, ठीक है, सी डी के बराबर है, यदि आर्क ए बी सी डी के बराबर है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। तो इसका मतलब हुआ देन एंगल ए ओ बी हमारा एंगल सी ओ डी के बराबर होगा। क्या बोला मैंने, यदि आर्क हमारी इक्वल होंगी तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, ठीक है ना। और इसी तरह से याद रखो, यदि सेंटर पे इक्वल एंगल बन रहा है तो आर्क भी इक्वल होती है और कोर्स भी इक्वल होता है। कितनी चीज़ें हमने देखो बार बार पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को, ठीक है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब देखो बेटा 10वीं बात क्या कह रहा है, देखो ये द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो समझो पहले अच्छी तरह से, देखो पहले जैसे सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, और ये मेरा सेंटर है, ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। ये कह रहा है कि आर्क के द्वारा, यदि मान लो जैसे कि ये आर्क है, ठीक है, ये आर्क है, ए बी नाम दे देते हैं, ठीक है, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, और इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बने कहीं भी, जैसे इधर बन गया, चलो मान लो इसी आर्क के द्वारा, ध्यान रखना, इसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और इसी आर्क के द्वारा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बन रहा है, तो चलो इसको हम दे देते हैं सी। तो ध्यान रखना कि सेंटर का एंगल इस वाले एंगल से डबल होगा, ठीक है, क्लियर। तो बात समझना, एंगल ए ओ बी जो है ना वो दुगना होगा एंगल ए सी बी के। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है। यदि आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो डबल होगा उसी आर्क के द्वारा यदि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कहीं भी बने, चाहे आप इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, जो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैंने कहा कि ये एंगल बेटा 100 का बना तो ये 50 का होगा, क्लियर है, यानी कि यहाँ डबल होगा, ये वाला आधा होगा। बस इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। चलो जी अगली बात देखो आप, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जैसे देखो आप सर्कल हमने बनाया, ठीक है, और ये हमारा सेगमेंट होता है, ये तो पता ही होगा बच्चों को, ठीक है ना, ये हमारा सेगमेंट है। चलो इसका नाम दे देते हैं हम, ये हमारा, ठीक है। अब इस सेगमेंट से आप जो एंगल बनाओगे, चाहे आप यहाँ पर ऐसे करके बनाओ चाहे आप ऐसे करके ऐसे बनाओ, ठीक है, तो ये एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल कहलाएंगे। तो ए बी सी डी, ये ध्यान हो, चाहे और भी बना लो बेशक से, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ध्यान रखना कि ए सी बी और एंगल ए डी बी हमारा इक्वल होगा। तो यदि सेम सेगमेंट से, देखो ये तो सेगमेंट ही है ना, आपको पता ही है, देखो ये सेगमेंट है, सेगमेंट से आप जितने भी एंगल बनाओगे यहाँ पर वो सब के सब इक्वल होंगे, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। अब बात आती है बेटा 12th, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब देखो जैसे कि अगर मान लो मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, देखो ये सेमी सर्कल है, ये देखो ये सेमी सर्कल है। अब इस सेमी सर्कल से यदि आप एंगल बनाओगे ना यहाँ पर ऐसे करके इस तरह से, तो वो राइट एंगल ही बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का बनेगा। तो ये समझ लो कि यदि डायमीटर से, डायमीटर तो तुम्हें पता है ना कि सर्कल को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, तो जैसे देखो ये डायमीटर है, यदि डायमीटर से आप एंगल बनाओगे ना ऐसे करके तो वो 90 का ही बनेगा, चाहे आप इधर बनाओ चाहे आप इधर बनाओ 90 डिग्री का ही बनेगा, चाहे आप ऐसे करके इधर बना लो तो भी 90 डिग्री का ही बनेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, ठीक। अब देखो बेटा अगली बात क्या कह रहे हैं, देखो द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है, तो भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो याद रखो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो सर्कल के अंदर बन जाता है, वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बन जाए। तो जैसे चलो मैंने ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बना दिया, ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी
सी डी। तो इस ए बी सी डी जो है ना हमारा, ये दिख रहा है आपको, जो ए बी सी डी, इसी को हम बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सर्कल के अंदर बन जाए। लेकिन इसका एक रूल है, ध्यान रखो। ये कह रहा है कि दो द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। यदि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि एंगल ए और एंगल सी 180 डिग्री, या फिर मैं कहूँ एंगल बी प्लस में एंगल डी, दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। और यही बात यहाँ भी देख लो, 14वीं बात में भी ये कह रहा है, यदि सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। बात वही फिर कह रहा है, घूम फिर के देखो वही चीज़ है। ठीक है, आपने बनाया इस तरह से, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बनाया, नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। ठीक है ना। अब वही चीज़ देखो, इफ सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 180, अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है, अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यदि इसका और इसका 180 आ रहा है सम, ठीक है, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, चाहे आप ये वाला एंगल ले लो, चाहे आप ये वाला एंगल ले लो। ठीक है, तो समझ में आ गई ना। तो बस ये ध्यान रखना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि जो सर्कल के अंदर बन जाता है, और सर्कल के अंदर जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो इसीलिए ध्यान रखना कि देखो बेटा, जो रेक्टेंगल है वो आपका बन सकता है सर्कल के अंदर, इसी तरीके से देखो स्क्वायर जो होता है वो भी आपका बन जाएगा, क्योंकि देखो इनके अपोजिट एंगलों का सम यानी कि 180 होता है। 90 के होते हैं ना सारे एंगल, तो ये दोनों तो बन सकते हैं साइक्लिक में, ध्यान रखना अच्छी तरह से। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे बेटा, इनको अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो सवालों को भी आराम से करके देख सकते हो आप आराम से। ठीक है ना। चलो सवालों को भी हम कराएंगे, और इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, और उसमें कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए तो इतना ही, आपको जो भी बेसिक चीज बातें थी हमारी सर्कल की वो मैंने इसमें बता दी आपको। ठीक है, जो चैप्टर 9 से रिलेटेड थी। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करना। ठीक है, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।